हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अ बोर्ड ऑफ लर्निंग। माय नेम इज़ उपासना कश्यप। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में नेशनल इनकम कवर करेंगे, जो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और ये आपके 10 मार्क्स कवर करेंगे एग्जाम पर्पज से। तो आज हम पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन इसमें देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो भी 2 सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी में फर्म और हाउस होल्ड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो कितने टाइप के होते हैं। फ्लो इज ऑफ 2 टाइप्स, रियल फ्लो जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम बात करते हैं, एंड मनी फ्लो इसमें हम एक्सचेंज ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं। रियल फ्लो में क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? बार्टर सिस्टम। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बार्टर सिस्टम के बारे में। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर और मनी फ्लो में देयर इज नो डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। आगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारा हाउस होल्ड और फर्म होती है। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब इन रिटर्न फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर पेमेंट। जो भी उसने फैक्टर सर्विस फर्म को प्रोवाइड करी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके बदले में फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब फर्म जो है जितनी भी फैक्टर सर्विसेज है उसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज, और वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इन रिटर्न हाउस होल्ड उससे कंज्यूम करेगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें एजम्पशंस होती है जो आपको मेंशन करके आ रही है, दैट जितना भी टोटल प्रोडक्शन है इट इज़ इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, एंड जितना रियल फ्लो है वो किसके बराबर होगा? मनी फ्लो को। सो दैट इज रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो एंड टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अगर हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं तो वो a geographical territory where a person, goods, capital, services which can circulate freely within that particular territory is known as domestic territory। जहाँ पर भी हमारे कोई भी goods है, services है, even कोई भी person है, अगर freely move कर सकता है, freely circulate कर सकती है कोई भी services या goods, तो वो हमारी domestic territory में काउंट होगा। बट नेशनल इनकम के लिए हमें थोड़ा सा और इसको देखना पड़ेगा। इसमें और चीज़ें इंक्लूड होती है, दैट इज़ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। जो भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं बट ऑपरेट किए जा रहे हैं किसी फॉरेन बाउंड्रीज में, लाइक बिटवीन रशिया एंड चाइना, रशिया एंड यूएसए, किसी भी बाहर की कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहे हैं बट वो इंडियन ओरिजिन है। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एयर इंडिया का क्राफ्ट है, वो रशिया और जापान के बीच में ऑपरेट किया जा रहा है, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। सेकेंडली फिशिंग वेसल्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स होते हैं हमारे, या फिर कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, बेशक वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में है बट उन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट कोई ऑपरेट कर रहा है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। द थर्ड वन इज़ एम्बेसीज एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। कोई भी इंडियन एम्बेसी अगर कहीं बाहर फॉरेन में कहीं पे भी इस्टेब्लिश्ड है या फिर कोई भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो रखा है किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाएगा। अब इसमें क्या चीज़ हम इंक्लूड नहीं करते हैं उसे देख लेते हैं। द नंबर 1 इज़ फॉरेन एम्बेसीज। अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी अगर इंडिया की टेरिटरी में लोकेटेड है, अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है पर वो फॉरेन का पार्ट है, फॉरेन एम्बेसी है, कोई भी रशिया की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगी। द सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO या UNO, अगर कोई इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं कहलाएगी। द नेक्स्ट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। अगर हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों की बात करेंगे इसमें। तो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हु रिसाइड्स इन अ कंट्री या हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इसको थोड़ा समझते हैं। जो भी इंडिविजुअल, कोई भी अगर पर्सन या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर बॉर्डर के अंदर रहता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, या जिसका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है, लाइक किसी की अर्निंग्स या स्पेंडिंग घूम फिर के कहाँ पर आ रही है, उस कंट्री में ही है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है? द नंबर 1 इज़ फॉरेन टूरिस्ट। अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट हमारे यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। द सेकेंड वन इज़ फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज।
अगर कोई फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ का स्टाफ मेंबर कौन है, फॉरेनर्स ही है, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं होंगे। द थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर अगर कोई इस्टेब्लिश्ड है तो उनके जो भी एम्प्लॉयज़ है, इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ है, उनको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट्स में काउंट नहीं। टॉपिक इज सिटीजनशिप and residentship. Citizenship, it is basically a legal concept. It is based on the place of a birth and some legal provisions which allows a person residing outside the country to become a citizen of India. तो इसमें हम दो चीज़ों में बात करते हैं। द नंबर वन इज़ प्लेस ऑफ अ बर्थ। अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ है इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो ऑटोमेटिक एक्वायर कर लेता है इंडियन सिटीजनशिप। इन सेकेंडली, अगर कोई फॉरेनर है अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो वो इंडियन लॉ उसे अलाउ करते हैं अगर, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाए। द नेक्स्ट वन इज़ रेजिडेंटशिप। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इफ़ अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 year and whose economic interest lies in that particular country, so this is known as residentship. अगर कोई बंदा यहाँ पर ऑलरेडी रहता है 1 साल से ज़्यादा तो वो उसको उस पर्टिकुलर कंट्री की रेजिडेंटशिप मिल जाती है। एक टाइम पे कोई भी पर्सन है वो सेम टाइम पे किसी कंट्री का सिटीज़न हो सकता है और दूसरी कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रशियन है वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो वो ऑटोमेटिक इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है, बट उसने इंडिया की सिटीज़नशिप नहीं ली है, तो वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, तो वो उसका सिटीज़न नहीं कहलाएगा, उसका सिर्फ रेजिडेंट कहलाएगा। एंड सिमिलरली, अगर कोई NRI है उसके पास ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप है क्योंकि वो वहाँ पे बॉर्न हुआ है, पर वो किसी और कंट्री में रहता है तो उसके पास उस कंट्री की रेजिडेंशिप। टॉपिक इज फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम इज एन इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। जो भी इनकम रिसीव होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? जो भी हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल हो गए, ये सब चीज़ें क्या होती है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट होते हैं। तो जो भी हम इनकम रिसीव करते हैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद वो हमारी फैक्टर इनकम में काउंट होती है, और इसको हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में काउंट करते हैं। दैट इज़ लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हमारी फैक्टर इनकम कहलाती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफ़र इनकम, it refers to the income received without rendering any services in return। बिना किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करे हमें जो पैसे मिलते हैं, जो भी हमें इनकम होती है, उसे हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। इट इज़ जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट एंड इट इज़ इंक्लूडेड नाइदर इन डोमेस्टिक इनकम नॉर इन नेशनल इनकम। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ओल्ड एज पेंशन हो गए आपके, जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है या फिर जो भी आपको पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ें किस में काउंट होती है? ट्रांसफ़र इनकम में काउंट होती है। गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर द कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। इनको या तो हम अब कंज्यूम करेंगे या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करेंगे। इनको हम दोनों डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करते हैं और नेशनल इनकम में भी इंक्लूड करते हैं। ये जो फाइनल गुड्स होते हैं दे आर नाउ रेडी फॉर द यूज़। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने हैं और कोई भी वैल्यू भी ऐड नहीं होनी है, क्योंकि अब ये फाइनल प्रोड्यूस हो चुके हैं, इसमें कोई भी चेंजेस अब नहीं होंगे आगे। एंड दे हैव क्रॉस्ड ऑल द प्रोडक्शन बाउंड्रीज। इसमें क्या एग्जांपल लेते हैं हम? शुगर, जो हम शुगर परचेज़ करते हैं कंज्यूम करने के लिए, जो भी हम घरों में शुगर लेकर आते हैं, वो हमारे फाइनल गुड्स कहलाती है। या फिर अगर हम कोई कार परचेज़ करते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो वो भी हमारा फाइनल गुड्स में इंक्लूड होगा। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में इट इज़ यूज्ड आइदर फॉर द रीसेल और फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। इसको या तो हम आगे रीसेल करेंगे, जो भी हम गुड्स लेंगे उसको हम आगे रीसेल करेंगे, या फिर हम उसका भी और भी फर्दर उसमें प्रोडक्शन करेंगे। गुड्स, इसको ना तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुए यूज़ करने के लिए, इसमें भी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर ही है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क यूज इन अ डेयरी शॉप फॉर रीसेल। अगर कोई भी मिल्क, जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो ट्रक्स वगैरह आते हैं मिल्क के लिए, तो जो भी है वो डेयरी शॉप्स में जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल। तो ये हमारे कौन से गुड्स हो गए? इंटरमीडिएट गुड्स। एंड सिमिलरली कोल अगर किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, तो उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम फाइनल गुड्स के बारे में बात करेंगे। फाइनल गुड्स दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स की बात करें तो गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। एग्जाम्पल, ब्रेड, बटर, पेन, शर्ट, एट्सेट्रा।
लाइक वो गुड्स जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिनको हम डायरेक्टली अब कंज्यूम करेंगे, उनको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होगा इन गुड्स का, तो वो कौन से गुड्स होते हैं? कंजम्पशन गुड्स। और अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो गुड्स विच हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ये वो गुड्स होते हैं जिनका अभी फर्दर प्रोडक्शन होगा किसी भी गुड्स या सर्विसेज में, फर्दर हम इनको और भी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गई, आपकी मशीनरी हो गई, या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गई जिनको हम फर्दर यूज़ करेंगे किसी प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए, तो वो सारे गुड्स किस में आते हैं? कैपिटल गुड्स। Now students will talk about few more topics. The number one is gross investment. What is actually gross investment? Addition to the stock of capital before depreciation. जो भी depreciation से पहले, depreciation माइनस करने से पहले जितना भी हमारा stock of capital है वो सब किस में काउंट होगा? gross investment में. So the gross investment is net value plus depreciation. इसमें depreciation include होता है already. एंड द नेट इन्वेस्टमेंट इज जो भी हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद जो भी हमारा अमाउंट बचेगा, जो भी हमारे पास कैपिटल स्टॉक बचेगा आफ्टर डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन पोर्शन, वो हमारी कहलाएगी नेट इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन होता क्या है? डिप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। जब भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कमी आ जाती है ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर या फिर पैसेज ऑफ टाइम या फिर कोई टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस क्या होता है? कैपिटल लॉस इज लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। जो भी अचानक से कोई दुविधा आ जाती है, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो उसकी वजह से जो भी हमारे जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में लॉस होते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज़ को डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स काउंट होता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट इम्पोज करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। लाइक आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो भी एलपीजी सिलेंडर्स हम लोगों के घर में आते हैं वो हमारे सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो वो सब्सिडी क्या होती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को टू अचीव देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ विल टॉक अबाउट NFIA. And it is one of the most important topic. NFIA means net factor income from abroad. Factor income earned from abroad minus factor income paid abroad. Factor income earned from abroad in the form of rent, wages, salaries and factor payment made abroad for the factors of production who have rendered services in our country. NFIA के तीन important components हैं जो हमें ध्यान रखने हैं. The number one is net compensation of employees plus net income from property plus net retained earnings. Now our next topic is नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब हम नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम छोटा सा एक टॉपिक है दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जो आपको पता होना जरूरी है। मार्केट प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, वो प्राइस जिस पे हम प्रोडक्ट को एक्चुअली अब सोल्ड कर रहे हैं। एंड फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट पे टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे यूज़ हुए हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसके लिए जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? फैक्टर कॉस्ट। हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लाइक G स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, N फॉर नेट, P फॉर प्रोडक्ट, D फॉर डोमेस्टिक एंड N फॉर नेशनल। और अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर करा था डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड NFIA। ये तीनों का यूज़ करके अब हम इन 8 एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। सिमिलरली NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम देखते हैं इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा नेशनल इनकम के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं। अभी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि ग्रॉस से नेट में हमें जाना है या डोमेस्टिक से नेशनल में हमें शिफ्ट करना है या फिर MP से FC में जाना है, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। लाइक ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है तो भी हमने थोड़ी देर पहले जो भी हमने टॉपिक सीखे थे दैट इज़ डिप्रिसिएशन, NFIA, NID, इन तीनों की मदद से हम सारे चेंजेस करेंगे। जितने भी एग्रीगेट्स हैं उन सब में चेंजेस इन तीनों की हेल्प से ही होंगे। अगर ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमें ग्रॉस से नेट में जाने के लिए डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा, और अगर नेट से ग्रॉस में वापस जाना है तो हमें डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो आपको NFIA को ऐड करना पड़ेगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NFIA को डिडक्ट करना पड़ेगा।
एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे एंड एफसी से एमपी में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड ऑन करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट में। तो सब पर जी गिवन है एंड यहाँ पर एन गिवन है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डिप्रिसिएशन। तो जीडीपी एमपी में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। नाउ डोमेस्टिक, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पर मार्केट प्राइस है, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है। अभी हमने सीखा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी। सिमिलरली यहाँ पर हमें जीडीपी एट एफसी गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एमपी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस और यहाँ पे हमें कहाँ पर जाना है, नेट पर जाना है। तो सिमिलरली जीडीपी में से जीडीपी एफसी में से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन को, हमारा नेट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट निकालना है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे, हमारा नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। एंड यहाँ पर एफसी गिवन है, यहाँ पर हमें एमपी कैलकुलेट करना है। पहले एमपी से एफसी जाना था तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर दिया। अभी एफसी से एमपी में जाना है तो हम इसको ऐड ऑन कर देंगे। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एनएनपी एट एमपी। सो इस तरह से आर्ट एग्रीगेट्स हमें So moving ahead, now we'll talk about different methods of calculating national income. The very first method which we'll talk about is वैल्यू एडेड मेथड। से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जीडीपी एमपी। वो कैसे कैलकुलेट होगा, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस गिवन होगा तीनों सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर क्वेश्चन पेपर में। तो इन तीनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी में से जब हम डिप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा एनडीपी एट एफसी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारे डोमेस्टिक इनकम भी कहलाती है। और उसमें अगर हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे then we will get our national income, that is NNP at F. So now we'll talk about second method, that is income method। अब हम देखते हैं इसमें हम नेशनल इनकम इसके थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हमारे पास आएगी डोमेस्टिक इनकम। इसमें से जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो क्या होता है, जो भी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट गिवन होता है वो सब ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर काउंट होता है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हमें मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी एट एफसी डायरेक्टली। उसके बाद हम उसमें एनएफआईए को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट आर नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपी एट एफसी। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं, जो एक थर्ड मेथड है और लास्ट मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें भी एक्सपेंडिचर के थ्रू हम नेशनल इनकम तक पहुँचने कैसे हमें कैलकुलेट करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें से अगेन हम डेप्रिसिएशन और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम, दैट इज एनडीपी डोमेस्टिक इनकम। उसमें हम फर्दर एनएफआईए को अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, दैट इज नेशनल इनकम।